हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज परीक्षा मंथन बुक का फर्स्ट चैप्टर समसामयिक लेख में है। फर्स्ट चैप्टर में है कि वैश्विक सहकारी सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के भरत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन 25 से 30 नवंबर 2024 के बीच किया गया था। साथ ही इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 के बारे में कह रहा है कि यह सम्मेलन वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए अग्रणी निकाय है। इस सम्मेलन का विषय सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। इसका आयोजन भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इस IFFCO द्वारा ICA भारत सरकार तथा भारतीय सहकारी संस्थाओं अमूल एवं कृभकों के सहयोग के लिए किया गया है। नेक्स्ट है कि विदित हो कि ICA के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन और ICA महासभा का आयोजन भारत में किया गया। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो त्शोरिंग टोब्गेक और फिजी के उप प्रधानमंत्री मोनाओ कामिका और 100 से अधिक देशों के लगभग 3,000 प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इसके आगे है नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के बारे में। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया। इसकी थीम सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। यह थीम सामाजिक समावेश, आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों में परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित करती है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में सहकारी उद्यमों की शक्ति को प्रदर्शित करना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया, जो सहकारिता आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस टिकट पर कलम का फूल है, जो शांति, शक्ति, लचीलापन एवं विकास का प्रतीक है। यह संधारिता व सामूहिक विकास के सहकारी मूल्यों को दर्शाता है। कमल की 5 पंखुड़ियाँ प्रकृति के 5 तत्व से पंचतत्व पंचतत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक संसाधनीय के प्रति सहकारी समितियों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस डिजाइन में कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, उपभोक्ता सहकारी समितियों और आवास जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है पैराग्राफ कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के बारे में। वर्ष 1895 में प्रथम सहकारी कांग्रेस के दौरान लंदन में स्थापित यह सबसे पुराने और सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में एक है। यह दुनिया भर में लगभग 3 मिलियन सहकारी समितियों के साथ ICA सहकारी आंदोलन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। यह सहयोग, ज्ञान के आदान प्रदान एवं समन्वित
कड़ाई के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। आईसीए वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन सहकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। आईसीए के 105 देशों में से 306 से अधिक सदस्य संगठन है। इसके सदस्यों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सहकारी संगठन शामिल है, जो कृषि, वैज्ञानिक, उपभोक्ता वस्तुएं, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, आवास, बीमा, रोगों, उद्योग एवं सेवाओं जैसे आर्थिक क्षेत्रों की एक विशिष्ट श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में सहकारी क्षेत्र। भारत का राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े व सबसे विविध आंदोलनों में से एक है, जिसमें लाखों वर्षों के साथ साथ कृषि, बैंकिंग, आवास एवं ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट है कि 24 नवंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में आईसीए क्षेत्रीय कार्यालय एवं शिक्षा केंद्र ICAORCEC का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन एशिया प्रांत ICAAP के विकास एवं सफलता में एक केंद्रीय भूमिका में रहा है। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। इस मंत्रालय का लक्ष्य सहकारी संचालित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देना है, जो हर गांव तक पहुंचे और सभी क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग को मजबूत करे। नेक्स्ट है कि भारत में सहकारी समितियों के प्रकार। उपभोक्ता सहकारी समितियां ये बिचौलिया को हटाकर उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराती है, जैसे केंद्रीय भंडार एवं अपना बाजार है। उत्पादक सहकारी समितियां ये छोटे उत्पादकों को कच्चा माल एवं उपकरण उपलब्ध कराकर सहायता कराती है, जैसे APPCO और हरियाणा हैंडलूम। सहकारी विपणन समितियां ये छोटे उत्पादकों को उसके उत्पादों को सामूहिक रूप से विपणन कराने में सहायता करती है। इसके बाद है जैसे गुजराती सहकारी दूध विपणन संघ अमूल है। सहकारी ऋण समितियां ये जमा स्वीकार करके और उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करके सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सहकारी कृषि समितियां ये छोटे छोटे किसानों को सामूहिक कृषि पद्धतियों से लाभान्वित होने में सक्षम बनाती है। आवास सहकारी समितियां ये समितियां अपने सदस्यों के लिए भूमि खरीदकर और उसका विकास करके किफायती आवास विकल्प उपलब्ध कराती है। अब है कि भारत में जनसंख्या और उसके मुद्दे। कह रहा है कि नवंबर 2024 में केंद्रीय सरकार ने निर्णय लिया कि भारत में नवीनतम जनसंख्या के डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया वर्ष 2025 में शुरू होगी और 2026 में रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। इसमें मुख्य बिंदु है विदित हो कि भारत में पिछली जनगणना 2011 में की गई है। इसका अगला चरण 2021 में शुरू होना था, किंतु कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसमें देरी हो गई। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। साक्षरता दर 74.04% और 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि 17.64% थी। कुल 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में, 31.16% शहरी क्षेत्रों में रहती थी।
नेक्स्ट उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी लगभग 20 करोड़ वाला राज्य था, जबकि सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था, जबकि जिसकी जनसंख्या 64,429 थी। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था और गोवा सबसे छोटा राज्य 3,702 वर्ग किलोमीटर था। अब है 2025 से संबंधित प्रमुख मुद्दे। जनगणना 2025 का एक प्रमुख उद्देश्य भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ICIC स्थापित करना, साथ ही NRIC की स्थापना के प्रथम चरण में जनगणना प्रक्रिया में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR को अपडेट करना भी शामिल है। इस जनगणना के बाद जनगणना चक्र भी बदलने वाला है। वर्ष 2025 के बाद 2035 के लिए और फिर 2045 वर्ष 2055 में जनगणना होगी। जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा। परिसीमन की प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। अब है कि भारत सरकार ने अभी तक जाति जनगणना पर फैसला नहीं लिया है, जिसकी मांग कई विपक्षी दल कर रहे हैं। जनगणना में धर्म और वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय को मानते हैं। NRIC के बारे में NRIC के से तात्पर्य सभी भारतीय नागरिकों की नागरिकता के सत्यापित दस्तावेज रजिस्टर से है, जिसका उद्देश्य भारत के साथ साथ कानूनी नागरिकों का दस्तावेजीकरण करना है, ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें निर्वासित किया जा सके। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्ष 2003 के संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया। NRIC के लाभ: सत्यापित नागरिक रजिस्ट्री बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना, पहचान सत्यापन को सुव्यवस्थित करना, पहचान धोखाधड़ी और दोहराव को कम करना और लक्षित कल्याण कार्यक्रमों को सक्षम करना, जो सुनिश्चित करते हैं कि लाभ केवल पात्र प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचे। NRIC और आधार में अंतर: आधार पहचान सत्यापन पर केंद्रित है और इसे कोई भी निवासी रख सकता है, जबकि NRIC एक नागरिक सत्यापन प्रणाली जो नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य कराती है। इस प्रकार आधार मोटे तौर पर सभी निवासियों के लिए समावेशित है, जबकि NRIC नागरिकों के लिए एक निश्चित रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। भारत में असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 2019 में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को अपडेट किया गया है। अवैध प्रवासियों, विशेष रूप से बांग्लादेश से आने वाले लोगों की पहचान करने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया ने सख्त दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं के लिए इसे सटीकता और निरपेक्षता पर चिंताएं पैदा की है, जिससे कई ग्रामीण और कम शिक्षित निवासी मापदंडों को पूरा करने में असमर्थ हो गए। प्रस्तावित राष्ट्रीय NRIC के विपरीत असम का NRC असम समझौते के द्वारा निर्देशित था, जिसने अनूठी शर्त लगाई थी। असम का अनुभव उन महत्वपूर्ण मानवीय और प्रशासनिक चुनौतियों को उजागर करता है जो राष्ट्रीय
व्यापी NRIC को लागू करने से उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है जनगणना के बारे में। जनगणना की परिभाषा को एक निश्चित समय पर किसी देश या देश के किसी सुस्पष्ट भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक एवं सामाजिक डाटा संकलित करने, मूल्यांकन करने, विश्लेषण करने व प्रकाशित करने की कुल प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। उद्देश्य जनसंख्या के आकार, वितरण और संरचना एवं अन्य सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के बारे में मानक जानकारी प्रदान करना है। यह जानकारी नीतियों के कार्यक्रमों को नियोजन और राष्ट्रीय व वैश्विक विकास एजेंडे के कार्यान्वयन को निगरानी और अनुसंधान के लिए आवश्यक होती है। दशकीय जनगणना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों के अनुसार हर देश के प्रत्येक 10 साल में जनसंख्या करानी चाहिए। अब है कि जनगणना के इतिहास। भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद का पता चलता है, जो 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान किसी तरह की जनसंख्या गणना की जाती थी। 2021 से 321 से 296 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कराधान के उद्देश्य से राज्य की नीति के उपाय के रूप में जनगणना पर जोर दिया गया था। इसके बाद है कि मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान प्रशासनिक रिपोर्ट आईन अकबरी में जनसंख्या, धन, उद्योग, धन व कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक डाटा शामिल था। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1824 में इलाहाबाद शहर में और 1827 से 28 में जेम्स प्रिंसपे द्वारा बनारस शहर में जनगणना की गई थी। किसी भारतीय शहर में पहली बार पूर्ण जनगणना 1830 ईस्वी में हेनरी वोल्टर के द्वारा ढाका में की गई थी। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। इसके बाद 1881 की जनगणना 17 फरवरी 1881 को भारत की जनगणना आयुक्त WC प्लेडेट के द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना 1951 और अंतिम बार जनगणना 2021 में दर्ज की गई। वर्ष 2011 में दर्ज की गई। वर्ष 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है और वर्ष 2025 में भारत की जनगणना 16 बार जनगणना दर्ज की गई है। भारत में जनगणना प्रक्रिया। भारत में जनसंख्या जनगणना की आयोजन, योजना और अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत बनाई जाती है। यह संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार संघ का विषय है और संविधान के 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है। भारत की जनगणना की पूरी गतिविधियां गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत निष्पादित की जाती है। यह कार्य सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक और शासनिक समर्थन और सहयोग से किया जाता है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या संचालन निर्देशकों के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यालय है, जो अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में जनगणना गतिविधियों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। जिला कलेक्टरों, नगर निगमों, निगम आयुक्तों को प्रधान जनगणना अधिकारी के रूप में नामांकित किया जाता है, जो संवैधानिक राज्य नगर सीमाओं में जनगणना के संचालन के लिए जिम्मेदार है। भारत में जनगणना से संबंधित प्रमुख कानून।
जनगणना अधिनियम 1948, नागरिकता अधिनियम 1955, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023। इसके बाद है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में, यह अभियान 25 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस से 10 दिसंबर 2024 में मानवाधिकार दिवस तक चलने वाला वैश्विक आंदोलन लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने और युवा बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है। यह अभियान भारत में 2047 तक विकसित भारत के विजन के रूप में है, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं व बालिकाओं को पूर्ण समान एवं सार्थक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की प्रमुख विशेषताएं। यह अभियान बाल विवाह के उच्च प्रसार करने वाले 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम व आंध्र प्रदेश और लगभग 300 उच्च भार वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है। यह अभियान प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से वर्ष 2029 तक बाल विवाह दरों को 5% करने के उद्देश्य से एक कार्य योजना तैयार करने का आह्वान करता है। इस अभियान की एक प्रमुख विशेषता बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ है। यह पोर्टल एक अभियान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने और शिकायत दर्ज करने और देश भर में बाल विवाह निषेध अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह पोर्टल नागरिकों को सशक्त बनाने और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में बाल विवाह की स्थिति। पिछले वर्ष में लगभग 2 लाख बाल विवाह रोके गए, जबकि भारत में 5 में से एक बालिका का विवाह कानूनी आयु 18 वर्ष तक पहुंचने से पहले कर दी जाती है। वर्ष 2006 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की शुरुआत के बाद भारत में बाल विवाह 2019 से 21 में 47.4% से घटकर 23.3% हो गया। यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह का सशक्त प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात के सुधार हुआ, जो 2014 से 2015 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया। भारत में बाल विवाह को कम करने के उपाय। बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लड़कियों की शिक्षा में नियंत्रण सुनिश्चित करना, कौशल विकास और क्षेत्र बाल में समावेशन करना, महिलाओं के लिए पोषण संबंधित परिणाम सुनिश्चित करना, महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य की देखभाल करना, महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण, तस्करी को रोक लगाना, सामाजिक सुरक्षा, खेल व नेतृत्व में भागीदारी इत्यादि है।
भारत में बाल विवाह रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय। भारत में बाल विवाह एक ऐसी कुरीति है जो कई सदियों में चली आ रही है। हालांकि इसमें कमी के बावजूद अभी भी कोई हिस्से ऐसे हैं जहां इसका चलन जारी है। ऐसा में मामले की संजीदगी को देखते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी कदम उठाने पड़े हैं। देश में बाल विवाह की कुप्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को कई निर्देशन जारी किए। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिकारों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से अपने जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए कहा और अदालत का कहना है कि उन्हें रोकने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक विशेष इकाई की स्थापना का भी सुझाव दिया। अदालत के मुताबिक एक बाल विवाह मुक्त गांव पहल की भी शुरुआत की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत पंचायत और समुदाय के नेताओं का बाल विवाह रोकने और उसकी रिपोर्ट करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय में महिलाओं और बाल विवाह मंत्रालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के सहयोग से बाल विवाह की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए एक पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया है। इस पोर्टल पर बिना नाम और व्यक्तिगत जानकारी साझे किए रिपोर्टिंग की अनुमति होनी चाहिए। इसे पीड़ितों और संबंधित नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करने और सहायता सेवाओं तक पहुंचाना आसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधीक्षकों और जिला अधिकारियों को जोखिम में पड़े बच्चों की पहचान करने और उन्हें सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें बाल विवाह के मामले की पहचान करने और सामाजिक आर्थिक चुनौती जैसे गरीबी, जल्दी शादी के दबाव के कारण स्कूल छोड़ सकते हैं, उसकी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। बाल विवाह से संबंधित प्रमुख मुद्दे विदित है कि विवाह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। दुनिया में बाल विवाह की समस्या कितनी विकट है, इसका अंदाजा UNSFP के द्वारा जारी आंकड़ों से लगाया जा सकता है। इस आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 1.2 करोड़ बच्चियों का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो जाता है। सेवा द चिल्ड्रन द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल गर्ल्सहुड रिपोर्ट 2021 से पता चलता है कि बाल विवाह हर रोज 60 से ज़्यादा बच्चों की जान ले रही है। मतलब कि इसकी वजह से हर साल 22,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। इसकी वजह से दक्षिण एशिया में हर रोज़ 6 बच्चियां अपनी जान गंवा रही है। दुनिया में करीब 64 करोड़ महिलाओं और युवती का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो गया था। बाल विवाह के शिकार इसमें से करीब आधी महिलाएं और बच्चियां दक्षिण एशिया में रही है, जिसकी कुल संख्या 29 करोड़ है। यदि भारत की बात करें तो दुनिया में बाल विवाह की शिकायत करीब 1/3 महिलाएं और बच्चियां भारत में है। मतलब कि देश में करीब 21.7 करोड़ महिलाएं और बच्चों की संख्या 18 वर्ष के उम्र से पहले हो गया था। इसके बाद बांग्लादेश में करोड़, चीन में 3 पॉइंट, बांग्लादेश में 4.2 करोड़ और चीन में 3.5 करोड़, इंडोनेशिया में 2.6 करोड़ और नाइजीरिया में 2.4 करोड़, ब्राज़ील में 2.2 करोड़ और पाकिस्तान में दुनिया के 1.9 करोड़ बालिकाएं वधू हैं। नेक्स्ट है बाल विवाह को भले ही 1929 में प्रतिबंधित कर दिया गया,
था, लेकिन आज भी ये पूरे भारत में बड़ी समस्या बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए 5वें दायरे के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 21 में 20 से 24 वर्ष की आयु के बीच हर 4 में से एक महिला 23.3% की शादी से 18 साल की उम्र से पहले हो गई। बाल विवाह सबसे अधिक उम्र पश्चिम बंगाल 41.6% में प्रचलित है। इसके बाद बिहार 40.8%, त्रिपुरा 40.1%, झारखंड 32.2% नंबर आता है। असम में यह आंकड़ा 31.8% है। ऐसे में हमें नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों को भी अपने फैसले लेने का हक है। उन्हें भी पढ़ने लिखने, खेलने और बेहतर भविष्य बनाने का अधिकार है। यह उसे छीन नहीं जा सकता। अब है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना 10 वर्ष। 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी। 28 अगस्त 2014 को इसे लागू किया गया था। इसका मुख्य बिंदु है कि विविध हो कि केंद्र सरकार का लक्ष्य चालू वित्तीय 2024 से 25 के दौरान प्रधानमंत्री PMJDY के तहत 3 करोड़ से अधिक खाते खोलना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो महंगाई तरीके से वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग, बचत तथा जमा खाताओं, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंचना सुनिश्चित है। GDBY खाताधारकों के लिए रुपये डेबिट कार्ड दिए गए हैं, जिसमें शुरुआत में 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किया गया था। इसके तहत 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इस बीमा के अंतर्गत पात्र खाताधारक 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट OD सुविधाएं का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में लाभार्थियों को उसकी मृत्यु पर 30,000 का जीवन बीमा सामान्य शर्तों की प्रतिभूतियों पर देय होता है। योजना की सफलता। ये 24 अगस्त 2024 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 53.20 करोड़ थी। इनमें से 35.42 करोड़ लाभार्थियों के खाते ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित बैंक शाखाओं में खोले गए और 17.78 करोड़ खाते मेट्रो शहरों में स्थित बैंक शाखाओं में खोले गए हैं। इस योजना के कुछ लाभकारियों में महिलाओं की संख्या आधे से अधिक 29.60 करोड़ है। सभी जन धन बैंक खाताओं में कुल मिलाकर 2,29,988.84 करोड़ की राशि जमा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मान्यता दी गई। ये उपलब्धि भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग को 23 से 29 अगस्त 2014 के बीच खोले गए सर्वाधिक खातों के लिए प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की उपलब्धियां। मार्च 2015 में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 147
मिलियन खाते खोले थे, जो मार्च 2024 में 520 मिलियन खाते तक पहुंच गया है। मार्च 2015 में जमा संग्राहक 15,600 करोड़ रुपया था, जो मार्च 2024 में बढ़कर 2.32 ट्रिलियन रुपये हो गया। पिछले 10 वर्षों में जमा संग्राहक 30% की चक्रवृद्धि औसत दर से बढ़ा और मार्च 2015 की औसत शेष राशि 1,665 रुपये से बढ़कर मार्च 2024 से 4,447 रुपये हो गई, जो पिछले दशक में लाभ 4 गुना है। बैंकिंग अब संरचना का विस्तार है। जनधन दर्शक ऐप पर 1.3 मिलियन से अधिक बैंकिंग टर पॉइंट मैप किए गए हैं। जुलाई 2023 तक जेडीडी ऐप पर कुल 6 लाख 6,01,000 है। इसके बाद आपका क्लास अगला फिर 10 पेज का होगा अगला डे।